वेलकम टू एडपॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया इन पॉलिसी मेकिंग में। यानी भारत के अंदर जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनका क्या रोल है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए क्या कहा गया है कि पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया इज़ नॉट जस्ट कंप्लीट विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। आप भारत के अंदर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं और आप बिना सिविल सोसाइटी को इंक्लूड किए इसे एक रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं ना हम कि वो नहीं दे सकते हैं। मतलब इंडिया में पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकार और मार्केट का काम नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटीज़ जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके बिना आप इस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। CSOs क्या होते हैं? सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस वो लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन संगठन होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर यानी कि समाज के कल्याण की बात, राइट्स की बात और डेवलपमेंट की बात करते हैं और स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के इंटरेस्ट को वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जिन्हें लोग एकदम दरकिनार कर देते हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की बात कि कौन उठाते हैं? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें क्या हो सकता है, RTI एक्ट के लिए मूवमेंट आया, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आता है उसके लिए, ठीक है। सिविल सोसाइटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था वहाँ पर अपना। मिड डे मील योजना आई, उसमें करप्शन को एक्सपोज करने में लोकल जहाँ ग्राउंड लेवल पर NGOs थी उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। तो ये काम होता है CSOs का। कॉन्स्टिट्यूशन भी CSOs को एम्पावर करता है, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा है CSOs को कि हाँ आपको हम मतलब एम्पावर करना यानी सशक्त करना, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देना, एसोसिएशन, असेंबली जैसे राइट्स देकर एम्पावरमेंट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी। तो CSOs ये सब काम के लिए काम करता है। इंडियन सिविल सोसाइटी इमर्ज ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एडेड बाय अर्ली इलेक्शन। तो ये इंडियन सिविल सोसाइटी कब इमर्ज हुई थी? जब नेशनल मूवमेंट आया था उस समय जो है ये हम कह सकते हैं उभरी थी। उस समय की बात है जब ये लाइट में आई थी। और फिर धीरे धीरे जो CSOs है वो किसके पार्टनर बनते गए? प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के पार्टनर बनकर फीडबैक देते गए। सेकंड पॉइंट आता है इवोल्यूशन का, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था, विकास कैसे हुआ था सिविल सोसाइटीज़ का, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम कहते हैं ना कोई चीज़ एक ही बार में बन जाती है, वैसी नहीं है सिविल सोसाइटी। ये एक बार में ही नहीं बन गई है, ये धीरे धीरे इसने स्टेप बाय स्टेप अपना ग्रो किया है। और हम कह सकते हैं सोशल रिलीजियस पहले ग्रुप रिफॉर्म आए थे, फिर बाद में गांधीयन एरा आया, बाद में NGOs आए, फिर मॉडर्न एक्टिविज्म ने पार्टिसिपेट किया। तो रूट्स मतलब जड़ें इसकी कहाँ से शुरू होती? तो रूट्स इन रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, पहले समाज सुधार आए धीरे धीरे। उसके बाद इसकी जड़ें वहाँ से लेके गांधीयन वॉलंटियर एफर्ट्स तक गई थी, एरा तक गई थी, जहाँ पर ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन 1925, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन 1934 जैसे इम्पॉर्टेंट बने। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स का मतलब होता है सोसाइटी में एक तरह से सोसाइटी के अंदर थोड़ा वो लेकर आना, सोशल वेलफेयर लेकर आना, अपलिफ्टमेंट का रखना, जैसे कि इश्यूज़ ये सब उठाए गए, जैसे सती प्रथा वगैरह वाले जो चल रहे थे इश्यूज़, एजुकेशन दो, तो ये सब छोटे छोटे इश्यूज से सिविल सोसाइटी लाइट में आने लगी थी। रिलीजियस ग्रुप्स आए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन्होंने सोसाइटी में एजुकेशन, वुमेन के बहुत भले के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। तो ये अर्ली सिविल सोसाइटीज़ के फॉर्म थे, पुराने एकदम ओल्डेस्ट इंडिया के अंदर। फिर गांधीयन एरा आता है। गांधीयन एरा में क्या था? NGOs में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन 1925, फिर आता है ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन 1934। तो ये सब क्या, ये तो इंडिया स्पिनर मूवमेंट तो खादी को प्रमोट कर रहे थे। खादी मतलब जो कपड़ा, खादी का कपड़ा होता है उसको प्रमोट करना, इंडिया की लोकल चीज़ों को प्रमोट करना। ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री किसको प्रमोट करता है? रूरल लाइवलीहुड को, जो गांव का जीवन दर्शन है उसको प्रमोट करना। गांधी जी ने सेल्फ रियलाइंस और कम्युनिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया कि खुद आत्मनिर्भर बनो और कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। तो गांधी जी के पद पर चल के ये जो है इम्पॉर्टेंटली आते हैं ऐसे NGOs। उसके बाद 1950 से 60s के टाइम दशक में हम देखें तो नेचुरल डिज़ास्टर्स के ऊपर आती है। लोग भले के लिए, फ्लड्स वगैरह आ जाती है तो भला करते हैं ना दूसरे लोगों का, गरीब लोगों का, पुअर लोगों का। तो फ्लड्स, ड्रॉट्स, अकाल पड़ जाता है कहीं पे
फेमाइन आ रहा है, तो उन सबको रिलीफ देने के लिए उन लोगों को वॉलंटरी ग्रुप्स बने। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बिहार में बहुत बड़ी एक फेमाइन आया था, तो उस वजह से रिलीफ ग्रुप्स वगैरह बनते। तो आज भी हम देखते हैं ना, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ पीड़ितों को कुछ देना, सामान पहुंचाना, तो ये सब एक छोटे छोटे सिविल सोसाइटीज़, ग्रुप्स, एनजीओस ये सब काम करते हैं। फिर 1970s की अगर हम बात करें तो 1970s में क्या हुआ था, प्रेजेंट मॉडर्न आज का जो हम देख रहे हैं वैसी एनजीओज उभर कर आई थी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी को ख़त्म करना, असाक्षरता जिसमें शिक्षा ने उनको ख़त्म करना, तो मतलब लोगों को शिक्षित करना, वुमेन का एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, इस तरह से जुड़ी हुई एंटी करप्शन, जो करप्शन के खिलाफ थी, वैसी संस्थाएं जो है लाइट में आती हैं। ये प्रेजेंट डे की बात है। अब देखिए टाइप्स की बात करते हैं, अगर हम सिविल सोसाइटीज़ कितने टाइप्स की होती है, रोल्स इनके क्या क्या होते हैं, तो ये बहुत तरह की होती है। जैसे एनजीओज होती है, ट्रस्ट होते हैं, कोऑपरेटिव्स अलग अलग होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना अलग अलग टाइप के, एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी एसोसिएशंस होते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे सेवा है। सेवा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, वुमेन वर्कर के लिए, राइट के लिए काम करता है ये। और रोल्स देखिए इनके इतने इम्पोर्टेंट होते हैं समाज के अंदर कि ये एक तरह से बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, सरकार को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या क्या रहेगा, जैसे एक्ट एज अ थर्ड सेक्टर की बात करते हैं, ये थर्ड सेक्टर की तरह काम करते हैं। स्टेट तो फर्स्ट सेक्टर है ही, आपको पता होना चाहिए स्टेट कौन सा सेक्टर है, फर्स्ट। मार्केट कौन सा सेक्टर, सेकंड। लेकिन थर्ड सेक्टर की बात कौन करते हैं, सिविल सोसाइटीज। ये मीडिया में मतलब एक तरह से थर्ड सेक्टर का रोल प्ले करते हैं। वॉच डॉग की तरह काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वॉच डॉग। फिर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो एनजीओ इंक्लूड्स दैट ग्रुप मोबिलाइज प्राइवेट फंड्स, ये खुद के ही फंड से काम करते हैं। प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अपनी ही कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन भी ये लेते हैं। डिलीवर सर्विसेज, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज को डिलीवरी करते हैं। और इन्फ्लुएंस पॉलिसीज़, जो समाज में पॉलिसीज़ बनती है उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं ये सब। तो लीगल स्टेटस अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट इनको कब मिला था, 1860 से 1976 के अंदर FCRA में इनको लीगल स्टेटस जो है वो मिल चुका था। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब रोल्स, जब हम इनके रोल्स की बात करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, फंक्शंस क्या है इनके पॉलिसी प्रोसेस में, एज अ वॉच डॉग ओवर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम लेकर आती है तो उसके लिए ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, गवर्नमेंट भाई उस पर निगरानी रखना, वॉच डॉग का काम करते हैं ये। गवर्नमेंट कुछ उल्टी सीधी पॉलिसी ना लेके आ जाए, है ना, तो एनजीओज ये ध्यान रखते हैं। एनजीओज करप्शन, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, मिसयूज ऑफ फंड्स जो हो रहा है उनका ध्यान रखते हैं, कहीं कोई मिसयूज़ ना हो जाए फंड्स वगैरह, क्योंकि भाई पब्लिक का पैसा है, सरकार का पैसा है, बर्बाद थोड़ी होने देंगे लोग, तो इसको बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि मजदूर किसान शक्ति संगठन है, वो क्या करता है, राजस्थान में वेजेस करप्शंस एक्सपोज किया उसने, आरटीआई का बेस बना था, फिर उसके बाद में जाके वो, तो एक तरह से सिविल सोसाइटीज़ ने रोल प्ले किया। फिर इनका एक इंपॉर्टेंट रोल आता है पॉलिसी एडवोकेसी का। पॉलिसी एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी एडवोकेसी मतलब ग्राउंड रियलिटी को सरकार तक पहुंचाना। CSOs रिसर्च सर्वेस करते हैं, केस स्टडीज से अपने पॉलिसी में सजेशंस देते हैं। जैसे कि कौन सा वो एक्ट था, चाइल्ड राइट एनजीओज के एफर्ट्स लगाए तो RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया जो 2009 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना, है ना। तो इस तरह से CSOs ने पॉलिसी को भी बहुत मतलब इन्फ्लुएंस किया है। पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंक्रीज़ करना पार्टिसिपेशन। विलेजर्स और सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करने में हेल्प करते हैं। भाई गांव के लोग एक गांव में बैठे नहीं रह सकते, आप डिसीजन में पार्टिसिपेट करिए, उनको इन्फ्लुएंस करना। एग्जाम्पल हम देखें तो इसका हो सकता है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एनजीओज कम्युनिटी को प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन रखना, सब तरह के लोगों का। फिर सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट यानी डिसेंट्रलाइजेशन यानी अपनी पावर्स को लोकल लेवल तक पहुंचाना, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना। जो केरला के अंदर कुदुम्बश्री करके एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत लोकल लेवल पर डिसीजंस को मेजर रोल प्ले किया था वहाँ पर। वर्क एट लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल्स, ये बहुत ही अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देता है सरकार को। और अलग अलग विदेशों में भी
काम करता है। ब्यूरोक्रेटिक डिले को कम करना, जो ये रेड टेपिज्म होता है ना, उसको ख़त्म करना। लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी CSOs काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप लोकल गाँवों में कर, नहीं, नेशनल लेवल पे भी आज बहुत सारी संस्थाएं चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी संस्थाएं चल रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स को ग्राउंड पे एफिशिएंटली चलाना, तो ये सब काम सिविल सोसाइटीज़ के हैं। हेल्थ NGOs, जो आशा वर्कर्स हैं, एंड इम्यूनिशिएशंस ड्राइव में हेल्प करते हैं। ये सब, कोई वैक्सीनेशन हो गया, जैसे मिड डे मील योजनाएं लगा देना, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चलती है, CSOs करते हैं काम। चैलेंजेस भी तो आते हैं, बैरियर्स भी होते हैं। क्या क्या बैरियर्स होते हैं वो देखेंगे हम। एज़ पर नीरा चंदहो के गिवन में है यहाँ पे, देखिए, स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। ये कौन से चैलेंजेस होते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें तो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल सोचते हैं कि NGOs को सिर्फ उनके ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। ऑफिशियल्स जो बड़े बड़े होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स, वो सोचते हैं NGOs बस हमारे ऑर्डर को फॉलो करे। डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, NGOs को सजेशन को इग्नोर कर देते हैं। वो खुद को ही बहुत वो मानते हैं कि बस हमारे ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो ये एक चैलेंज आता है बहुत बड़ा, है ना। फिर ओवर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एंड एड रिस्ट्रिक्शन ऑटोनॉमी। इसका मतलब होता है फंड्स सरकार से मिलते हैं। पैसे कहाँ से मिलते हैं? पैसे तो सरकार ही देगी। तो जहाँ से पैसे आएंगे तो ऑटोनॉमी तो किसकी कम हो जाएगी? सिविल सोसाइटीज़, क्योंकि सरकार फंड देके उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अगर NGOs की फंडिंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हो तो ओपनली उसकी जो है क्रिटिसिज्म कोई नहीं कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फंड का एक इशू आता है। टू मेनी रूल्स होते हैं भाई, ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत है, नौकरशाही बहुत है, टॉप डाउन, ऊपर से आदेश आ रहे हैं, फंक्शनिंग है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। रजिस्ट्रेशन करो, ऑडिट बनाओ, FCRA, ऑल स्ट्रिक्ट रूल्स के वजह से ये सब कुछ होता है कि बहुत काम में डिले हो जाता है। NGOs का फोकस पेपर वर्क में ज़्यादा लग जाता है, रियल काम करने में नहीं रहता है। फिर हम बात करते हैं लॉस ऑफ इनोवेशन एंड कम्युनिटी क्लोजनेस, यानी कि NGOs का यूनिक लोकल अप्रोच वीक हो जाती है। वो लोकल लोगों तक अपनी यूनिक चीज़ें नहीं पहुँचा पाते। कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन मॉडल को गवर्नमेंट गाइडलाइंस के चक्कर में बदलना पड़ता है। मतलब कोई भी कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के चक्कर में वो बदल जाती है। तो ये सब एक तरह से हम कह सकते हैं हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आती है NGOs के सामने। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस भी होते हैं। पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक और वैचारिक, क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ NGOs पॉलिटिकल पार्टीज से लिंक होती है, तो बस वो उसी रिलीजियस, उसी विचारधारा को फॉलो करेगी, वही समाज में फैलाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बैरियर है। रियल सभी लोगों के सेल्फ उस कहते हैं ना अवेयरनेस या फिर वेलफेयर के लिए काम नहीं होगा। फिर वो अपनी कम्युनिटी अलग अलग बना लेगी। भाई मेरी कम्युनिटी का ये है, जैसे कि रिलीजन बेस्ड बहुत होता है ना, वो है। तो ये पार्टी बेस्ड, मेरी पार्टी का ये है, मेरी पार्टी का ये है, पॉलिटिकल मेरा नेता है तो इसका सपोर्ट मैं करूँगा, इसका नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बहुत सारी चैलेंजेस। सम NGOs मिक्स डेवलपमेंट विद पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मोटिव्स। पॉलिटिशियन यूज NGOs फॉर पर्सनल गेन्स। अब जैसे नेताजी ने इस वाली सिविल सोसाइटी की हेल्प ले ली, इस वाली की ले ली, इस वाली की ले ली, मान लो, तो इसने इनका सपोर्ट किया होगा इसीलिए, और बाकी नहीं ली तो भाई तुम मेरी विचारधारा के नहीं हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा। इस तरह से रहता है बहुत। तो ये चैलेंजेस का काम करता है एक तरह से। इलेक्शन टाइम में फेक NGOs भी रैलीज में क्राउड बढ़ाने के लिए बस आ जाते हैं कि हाँ इतनी इतनी भीड़ है भाई रैली में। झूठी मूठी कोई है नहीं इस्टेब्लिश्ड NGOs और सिविल सोसाइटीज़ बस बन के आ जाते हैं। कोई दल वाले आ जाते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत लोग होते हैं। तो ये सब देन रिलीजियस मोटिव्स के लिए आ जाते हैं, अपने धार्मिक उस चीज़ों के लिए। कुछ NGOs रिलीजियस कन्वर्जन्स करते हैं, अपने आइडियोलॉजीज मतलब अपने धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो ये सब स्प्रेड में लग जाते हैं, तो यही डाइल्यूट हो जाता है एक तरह से, कहने का मतलब है। कैपेसिटी अकाउंटेबिलिटी चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? देखिए वीक प्रोफेशनल्स की स्किल्स जो है ना बहुत ही वीक है। मतलब प्रोजेक्ट्स राइटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन स्किल्स कम होती जाती हैं। पुअर सस्टेनेबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है बहुत ज़्यादा। प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो जाते हैं NGOs तो वर्क ख़त्म नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होती है, कुछ ख़त्म हो रहा है कुछ चल रहा है, बहुत ही डाइल्यूट प्रोसेस है ये सब। टेरिटोरियल बिहेवियर क्या होता है?
इसका मतलब होता है कि एनजीओज एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करना चाहते हैं। वो तुम्हारा काम है, मैं नहीं करूँगा, मेरी एनजीओ तक का काम यही सीमित है, मैं ये वाला करूँगा। एक तरह से इनमें ना समन्वय नहीं होता है, सहयोग से काम नहीं करते, कॉपरेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है कुछ जैसे स्लम्स वगैरह में देखने को मिलता है ऐसे कि वो अपनी अपनी अलग अलग बना लेते हैं, अलग अलग झुग्गी झोंपड़ियाँ का टाइप का नहीं होता क्या, वो बना लेते हैं। तो वो अपने बिहेवियर उनका ये रहता है, कॉपरेशन खत्म हो जाता है यहाँ पर। ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन इशू आ जाते हैं बहुत सारे, मतलब गवर्नमेंट ट्रस्ट खत्म होते जाता है, डिफिसिट होते जाता है। ब्यूरोक्रेसी को लगता है एनजीओज फॉरेन हैंड यानी फंडेड है, फॉरेन से चल रही है, दूसरों से चल रही है। FCRA जो था रजिस्ट्रेशन 2015 के बाद मेनी एनजीओज इसके एक शक में आ गए थे। तो फॉरेन फंडेड है तो बस वही ब्यूरोक्रेसी तो फिर सोचेगी कि हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इसके साथ। करप्शन नेपोटिज्म बहुत रहता है इसमें। कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, ऑफिसर, सिर्फ अपने फेवरेट एनजीओज को ही फंड देते हैं कि बस मेरी फेवरेट एनजीओज ये, मैं इसी को फंड दूंगा, बस ये रहता। फिर ऑटोनॉमी इशू आ जाते हैं। ऑटोनॉमी इशू का मतलब क्या होता है, एनजीओज पॉलिटिकल या डोनर प्रेशर से इंडिपेंडेंट क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है ऑटोनॉमी का। तो फिर वो क्या है, वो फुल अपना एकदम अलग होके किसी भी चीज़ को विद्रो नहीं कर पाते। अगर फॉरेन डोनर को एजेंडा क्लाइमेट चेंज हो तो एनजीओ लोकल लेवल पे वाटर इशू को इग्नोर कर देता है। मतलब कहने का मतलब है एनजीओज जो है अपने ही किसी ऑटोनॉमी की वजह से जो जिनको वो फंड कर रहा है, मान लो फॉरेन कंपनी को इनको फंड कर रही है और उनका क्लाइमेट मुद्दा चल रहा है, लेकिन अपने लोकल रीजन में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उसकी वजह से उनको प्रेशर आ गया है, तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो हेजिटेट करते हैं। तो इससे उनका जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये क्रिटिसाइज हम कह सकते हैं, चैलेंजेस बहुत तरह के हैं। इसके रेमेडियल मेजर्स भी होने चाहिए। क्या क्या हैं? प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, आप सुशासन को बढ़ाओ, राइट, यानी एनजीओज प्लस गवर्नमेंट दोनों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मिल के काम करे। सोशल ऑडिट जो होता है वो करो, मॉडल लेकर आओ, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या है, मॉनिटर करना चाहिए ना, करप्शंस कम होता है उसमें। तो ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मदर एनजीओज लेकर आनी चाहिए, कंसेप्ट आया था, कहाँ पर आया था मदर एनजीओज कंसेप्ट को रिव्यू करना, राइट। फंडिंग टाइमली हो, ट्रांसपेरेंट वे में हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस को प्रमोट को स्ट्रेंथनिंग पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी मेकिंग को बहुत इंपॉर्टेंटली स्ट्रेंथन, मजबूत करना। एनजीओज को ट्रेनिंग देना, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशंस में, पॉलिसी मीटिंग्स को एडवांस नोटिस देना, पहले आओ आप, बिल्ड प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाओ, इनकी कॉम्पिटेंस बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन दो, एडवांस इंटीमेशंस फॉर पॉलिसी इंगेजमेंट, सबको एक साथ इंगेज करने की बात करो। हेल्थ मिनिस्ट्री के कंसल्टेशंस मीटिंग में एनजीओज को इन्वाइट करना, अगर कोई इम्पॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन सीएसओज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट, पीआरआईज और सीएसओज को मिलाकर कोलैबोरेट करके, इन दोनों का समन्वय करके इनके बीच में वो करना। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी आने चाहिए, थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दो, इतना लॉन्ग मत रखो, हैक्टिक मत रखो, ईजी वे में करो, रजिस्ट्रेशन फटाफट हो जाए। सिंप्लीफाई कर दो लीगल प्रोसीजर्स को, रिड्यूस रिस्ट्रिक्टिव लॉज, बड़े बड़े कानूनों को रिस्ट्रिक्ट करो, है ना। FCRA के रूल्स को रिव्यू करो फिर से। एंड वी कैन से दैट डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि काम फटाफट हो, जल्दी हो। इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी लोग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। गवर्नमेंट एनजीओज की पार्टनरशिप के साथ हो। एनजीओ शुड कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट को साथ दे, निभाए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करे, जो गवर्नमेंट के काम है उसको अपना काम समझ के लोगों तक पहुंचाए, राइट। तो देयर प्रॉक्सिमिटी टू पीपल ऑफन इंश्योर्स बेटर आउटकम। तो इससे क्या होगा, जब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, भाई आउटकम आपके इम्पैक्ट बहुत अच्छे निकलेंगे। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, उनको अच्छे से फंड प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग देवे, और क्या करे, अपॉर्चुनिटीज़ दे, प्रमोट। उससे क्या होगा, उनके ऑटोनॉमी, एनजीओज की जो ऑटोनॉमी है वो एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। अवॉइडिंग बायस, मतलब जो भेदभाव है, बायसनेस है, वो कम हो जाएंगी। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा है। अवॉइड, रिड्यूस रिलीजियस एथनिक बायसेस को भूल जाइए, मेरे धर्म का, मेरी जात का, मैं इसका सपोर्ट करूँगा, ये सब चीज़ें भूल कर प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए एथनिक, राइट। देन प्रमोट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए,
इंक्लूसिव अप्रोचेज होनी चाहिए, सबको समान, कहते हैं ना कि सबको मिलाकर समाहित करके काम करना। स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ानी चाहिए। इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी मेंबर्स की होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट, सोसाइटीज़, इन सबको मिला के अकाउंटेबल बनाओ। सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास को मॉनिटरिंग, फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। फास्ट ट्रैक प्रपोजल्स एंड क्रेडिबल एनजीओज होनी चाहिए अच्छी, इंपॉर्टेंट। यूज़ नोडल एजेंसीज फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, नोडल एजेंसीज को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुई है नेशनल पॉलिसी 2006 में, देखिए प्रपोज टैक्स रिबेट्स ऑन डोनेशंस ऑफ शेयर स्टॉक्स टू एनजीओज, इंक्रीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बट रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट चेक्स टू प्रिवेंट मिसयूज। तो यही है, इंडिया की सिविल सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, डायनेमिक है, इसेंशियल है डीपनिंग डेमोक्रेसी के लिए। तो CSOs क्या ब्रिंग करती है, कम्युनिटी वॉइसेज इनटू पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सपोर्ट देती है अपना मॉनिटर प्रोग्राम्स को और इम्प्रूव करती है गवर्नेंस को। द 10th 5-year प्लान गिव्स द डिसिसिव रोल इन डेवलपमेंट अलॉन्ग विद पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स। 10th 5-year प्लान तो जो था उसने दोनों को मिलाया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को। दो चैलेंजेस तो बहुत हैं, एग्जिस्ट पॉलिटिसाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, वीक अकाउंटेबिलिटी है। दिस कैन बी एड्रेस थ्रू गुड गवर्नेंस, लेकिन गुड गवर्नेंस को अपनाकर हम इन सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लेके आ सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं एंड ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप हम लेकर आ सकते हैं। तो एक कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट CSOs रिलेशनशिप्स इज क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म नेशनल गोल्स। हम अपने नेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।